कैसे हो आप सब लोग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है समुद्री लहरों का। और ये आप ये मान के चलो, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार ये बिल्कुल लास्ट का टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। इसके बाद हम जो नेक्स्ट आपके सिलेबस के अंदर है, ये हमारा इसके अंदर या फिर जो केवीएस है, एनवीएस है, सभी में लगभग एक जैसा सिलेबस है। तो उसके बाद हम शुरू करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। इसके साथ साथ ये जो वीडियोस हैं उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो नेट, जेआरएफ या एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट एमएससी में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो ये वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो इन वीडियो को देखोगे तो आप लोगों की बहुत सारी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये पूरा थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ, मगर फिर भी जब भी हम EMRS या KVS की बात करते हैं तो उसमें आप लोगों से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें से किसी एक लैंडफॉर्म के बारे में पूछा जाएगा। और उम्मीद है कि जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो जो हमारी हैं, जैसे कि हमने अभी तक अगले फ्लूवियल को पढ़ा है, ग्लेशियल को पढ़ा है, कास्ट टोपोग्राफी को पढ़ा है, अंडरग्राउंड वाटर को पढ़ा है, और आज हम सी वेव्स को पढ़ेंगे। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो जो सबसे मेन चीज़ क्या है कि समुद्र अपरदन में जो सबसे शक्तिशाली कारक लहरें होती हैं, जो सतह के ऊपर जो हवाएं चलती हैं उसके कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे जैसे लहरें आगे बढ़ती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी श्रृंखलाएं बन जाती हैं। इसको आप नॉर्मल से उदाहरण के रूप में आप एक इस प्रकार से देख सकते हो कि बाई चांस आपके आसपास कोई भी तालाब हो या कोई भी डग्गी हो, वहाँ पर अगर शाम के समय पर अगर आप लोग घूमने जाओगे तो अगर हवा चल रही है तो उसके ऊपर लहरें बनती हैं। और जब ये बड़े क्षेत्र में जाती हैं तो उस तो वो क्या करती है, बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है जो स्पेशली समुद्र के तट के पास होता है। ठीक है। तट के पास जब ये पहुंचती है तो उस समय पर जो वहाँ पर पानी बहुत कम होता है, जिससे इनकी जो गति है वो काफ़ी कम हो जाती है। और उसके बाद क्या करती हैं, ये जो लहरें होती है, ये जो लहरें होती हैं ये तट रेखा के विपरीत दिशा में मुड़ जाती हैं, जिसको हम या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये अपवर्तित हो जाती है। ठीक है। जब उथला पानी लहरों की ऊंचाई से कम होता है तो लहरें आगे की गति धीमी हो जाती हैं, और लहरें शिखर, लहरों का जो ऊपर वाला भाग है वो मुड़कर किनारे पर टूट जाता है। एक सिंपल सी चीज़ है कि लहरें आएंगी और लहरें आने के बाद जो आपका वहाँ पर किनारे होते हैं समुद्र के, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर टकरा जाती हैं। अंततः क्या होता है, समुद्र तट के ऊपर जो पानी तेज़ी से आता है, और ये जो पानी अपने साथ मलबा लेके आता है या चट्टाने लेके आता है, तो उस कंडीशन में ये उसके साथ टकराता है। जब पानी सीधा किसी भी तट रेखा के ऊपर टकराता है उसको हम बोलते हैं स्वेस। और जब यह पानी टकराने के बाद वापस जाता है तो उसको हम बोलते हैं बैकवास। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वेस किसे कहते हैं, SWASH, जिसको हम बोलते हैं अगर आप सिंपल सी बात करोगे, SWASH, श्वास। ठीक है। तो आप लोगों को श्वास का पता लग गया। और बैकवास क्या होता है कि जब पानी वापस जाता है तो क्या होता है कि जब ये पानी अंतःक्रिया करता है तटीय प्रदेशों के साथ, तो उस अवस्था में बहुत सारी स्थलाकृतियां बनती हैं। ठीक है। और ये जब धारा का खिंचाव होता है वापस की तरफ, तो ये काफ़ी इसकी जो पावर होती है बहुत तेज़ होती है, तो ये आपका हानि भी पहुंचा सकता है। तो आप लोगों के सामने ये जो डायग्राम है, डायग्राम के अंदर वेव लेंथ डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्ट, ये चीज़ दिखा रखी है कि आपकी जो समुद्र के अंदर से इस प्रकार से लहरें आती हैं, जो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं। जो ये है, ये वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं वेव थ्रो। और जो ये ऊपर वाला भाग है ये वाला, इसको हम बोलते हैं वेव क्रिस्ट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो वायु है वो इसके ऊपर प्रेशर डालती है। ठीक है। और ये यहाँ पर जब प्रेशर डलता है तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में आगे की तरफ घूमता रहता है। और जैसे ही ये तट के पास आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका ये जो पानी है ये आप लोगों को दिख रहा है, ये हाइट प्राप्त कर लेता है। हाइट प्राप्त करने के बाद क्या होता है,
जो ये वेव पीरियड होता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पार्ट और ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। जब ये किसी समय पर वहाँ तक पहुँचता है तो उसको हम बोलते हैं वेव पीरियड। और जब ये इसके साथ टकराएंगी इस प्रकार से तो उसको हम बोलते हैं श्वास। और जब ये टकराने के बाद वापस आता है उसको हम बोलते हैं बैकवास। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखोगे, अच्छे से अपने माइंड के अंदर सेट कर लोगे, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि जी समुद्र के अंदर किस प्रकार से लैंडफॉर्म का निर्माण होता है। सबसे पहले अपरदन के प्रकार, मुख्य रूप से 4 प्रकार से अपरदन होता है, क्योंकि जब समुद्र की लहरें, हवाएं और धाराएं आती हैं तो उस कंडीशन में अपरदन भी होता है और निक्षेपण भी होता है। ठीक है, तो इसमें 4 प्रकार का अपरदन होता है। पहला है संघर्षण। संघर्षण का मतलब क्या होता है, जो लगातार समुद्र तट के पास सामग्री आती है वो बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ या सिंगल या महीन रेत के रूप में एक जगह पर ले जाती है। ये सामग्रियां एक दूसरे से तब तक टकराती हैं जब तक ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट ना जाए। ठीक है, तो चट्टानों की सतहों पर एक दूसरे के साथ इन सामग्रियों के घिसने और पालिश होने से ये मुख्य रूप से महीन रेत का निर्माण होता है, जिससे समुद्र तट बनते हैं। ठीक है, और समुद्र से तट से टकराती हुई लहरें जो यहाँ पर दरारें और जोड़ होती हैं उसके अंदर फंस जाती है। तो अंदर फंसी हुई हवा संकुचित हो जाती है, जबकि लहरें पीछे हट जाती हैं। जो संकुचित हवा है वह विस्फोटक के रूप में वहाँ पर कार्य करती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर आपकी जो अपरदनकारी जो स्थलाकृतियाँ हैं वो बनती हैं। दूसरी है हाइड्रोलिक क्रिया। हाइड्रोलिक क्रिया क्या होता है कि जलीय क्रिया वह अपरदन क्रिया है जिसमें जो सतह पर चट्टान है उसके विरुद्ध जो जल की गति के कारण होने वाली यांत्रिक अपक्षय है। मतलब क्या होगा, जब पानी बहुत तेज गति से आता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है। प्रेशर कैसे डालता है, मान लो कि आप किसी भी ट्यूबवेल पे या किसी भी पंप के ऊपर या जो आपकी गाँव घर के अंदर टोंटी होती है वहाँ पर उसको खोल के चलाओगे तो उसका जो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या करता है, वो जब इतना ज़्यादा प्रेशर करता है तो जिससे क्या होता है कि आपकी जो तट के ऊपर चट्टानें होती हैं उसके अंदर अपरदन हो जाता है। इसमें हाइड्रोलिक क्रिया की वजह से आपका अलग अलग जो है अपरदन हो जाता है। एक यांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसमें जो बहती हुई जलधारा है नदी के किनारे और तल के विरुद्ध प्रवाहित होती है, जिससे चट्टानें या कण हट जाते हैं। उसके बाद है विलायक, जिसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। विलायक एक रासायनिक क्रिया है जिसमें क्या होता है, पानी अगर तट के आसपास कोई भी घुलनशील चट्टान होती है, जैसे चूना पत्थर होता है या चाक होती है, उसको अपने अंदर घोल लेता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि उसके आसपास जो तट के ऊपर चट्टान होती है उसके अंदर जो रासायनिक संरचना होती है उसके अंदर परिवर्तन लेके आती है, जिससे कि उस चट्टान का विघटन होता है। आप लोगों के सामने ये एग्जाम्पल है अब्रेशन, अट्रैशन का, हाइड्रोलिक एक्शन का और सोल्यूशन का। ठीक है, ये अंदर घुसेगी और उसके बाद जो प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से अब घर्षण होता है या अट्रेशन होता है। अट्रेशन में क्या होता है, ये जो कण होते हैं ये आपस में टकराने के बाद छोटे छोटे महीन कणों में टूट जाते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है, जब कोई भी लहर किसी भी जो ये चट्टान है इसके ऊपर प्रेशर डालती है तो ये टूट जाती है। और चौथा जो आपका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो पानी है अपनी पावर की वजह से ये जो ये क्षेत्र है इसको, जो चट्टान होती है अगर वो सोलूबल है तो उस कंडीशन में उसको घोल लेता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है आपकी अपरदन के अंदर जो अलग अलग है। समुद्री परिवहन क्या होता है, पहला है विलयन, जब खनिजें पानी के अंदर घुल जाते हैं तो वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है निलंबन। निलंबन का मतलब क्या होता है, महीन हल्की सामग्री पानी के साथ बहते हुए साथ चली जाती है। साल्टेशन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर हैं वो समुद्र तल पर उछाले जाते हैं। और कर्षण बल क्या होते हैं, बड़े बड़े जो शिलाखंड है वो चट्टान है वो तल के साथ साथ लुढ़कती हुई रहती है। तो आप लोगों को ये दिख रहा है सस्पेंशन, ये सस्पेंड कर रहे हैं। सोल्यूशन घुल रहा है, साल्टेशन ये भी इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ट्रैक्शन क्या होता है, बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं इसके तट के ऊपर लगातार, जैसे कि ये इसके आगे लुढ़क गया, ये ऐसे लुढ़कता हुआ आगे चल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो 4 प्रोसेस हैं जो आपकी परिवहन का कार्य करती है समुद्री इलाके के अंदर। अब आकृतियों की बात करते हैं, हेडलैंड और वेज।
हेडलैंड और बेज का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी चट्टान होती है तो समुद्र तट के किनारे अक्षरण की एक समान गति नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि कोई भाग किसी चट्टान से बना हुआ है, कोई चट्टान किसी प्रकार से बना हुआ, उनका जो केमिकल कंपोजिशन है या मैकेनिकल कंपोजिशन है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। कोई रेत की बनी हुई होती है, कोई कठोर पत्थर की बनी होती है, कोई किसी प्रकार की बनी होती है। तो जो मुलायम चट्टानें होती हैं वो जल्दी टूट जाती हैं और जो कठोर चट्टानें हैं वो वहीं के वहीं खड़ी रहती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर आपका हेडलैंड्स की जो ऊपर वाला भाग है वो इस प्रकार से कुछ खड़ा रहता है और जो पानी है उस वो इस यहाँ से इस प्रकार से क्या इसमें टकराता रहता है। तो जो ये वाला क्षेत्र है इसको हेडलैंड या बेज के नाम से जानते हैं। तो समुद्री तटों पर जो निर्मित चबूतरे हैं और चट्टान जैसी अपरदनकारी संरचनाएं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं क्योंकि लहर है इनको अधिक खुले होते हैं। खाड़ियाँ अधिक सुरक्षित होती हैं जहाँ पर रचनात्मक लहरें तलछट जमा करने के बाद समुद्र तट का निर्माण करती है। जिसके बाद है चट्टान और लहरों के द्वारा तरासे गए चबूतरे। अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिखाऊं, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को वैसे बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मगर हमारे पास ना तो इतना टाइम है और ना ही हम इसके ऊपर इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। मगर मैं आप लोगों की वीडियो के अंदर इसका जो लिंक है इस पीडीएफ का वो उसके अंदर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग यहाँ से इसको निकाल के पढ़ सकते हो हिंदी के अंदर। ठीक है। अब क्या होता है कि लगातार जो ये पवने हैं, ये जो लहरें हैं वो आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में साथ में आपकी वर्षा भी हो रही है। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ओरिजिनल पोजीशन ऑफ क्लिफ वो ऐसे बनती है। ठीक है। परंतु बार बार नीचे से लगातार ये कट होता रहता है। मतलब ये आपका देखो, ये जो पानी आएगा यहाँ पर बार बार कट करता रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बार बार पीछे की तरफ हटता है, लगातार पीछे की तरफ हटता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपके चबूतरे हैं वो त्रासे जाते हैं। ठीक है। आप लोगों को ये जो सामने दिख रहा है, सी केव्स है, सी आर्च है, सी स्टैक है, नोस्ट क्लिफ है, फॉर्म्ड सोयल क्लिफ्स है, टेरेस है, वेव कट प्लेटफॉर्म है, ये बहुत सारे आप लोगों को एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कि जो आपका वो है क्या बोलते हैं समुद्र तट के किनारों के ऊपर। उसके बाद गुफाएं, मेहराब और ढेर और ढंडूर, ये कैसे कैसे होते हैं, जब बहुत लगातार जो आपकी आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये गुफाएं बन रही हैं, ये देखो ये गुफा बन रही है। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गुफाएं, मेहराब और टीले अपर्दन की ऐसी संरचनाएं हैं जो आमतौर पर किसी भी चट्टानी भूभाग पर पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, जब भी लहरें आती है तो जो नरम चट्टान होती है इसको लगातार काटती रहती है और ये लगातार खुलती रहती हैं, जिससे कि क्या होता है, ये जो आपकी चट्टान होती है ये गुफा का रूप धारण कर लेती है। गुफा का आकार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जिसको अंततः तोड़कर इसको मेहराब का रूप धारण कर लेती है। और अगर ये कटाव लगातार जारी रहता है, इसको और अधिक चौड़ा कर देता है, तब जो इसकी छत होती है वो नीचे की तरफ गिर जाती है। तो इसको एक चट्टानी स्तंभ या स्टेप के नाम से जानते हैं। जब समुद्री मेहराब का एक हिस्सा ढह जाता है तो शेष जो स्तंभ जैसी संरचना को स्टैक, स्कैरी या चिमनी रॉक के नाम से कहा जाता है। तो आप लोगों को इसमें आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ये देखो। ठीक है। स्टैक, सी स्टॉक, आर्क, ठीक है, सी केव्स, ये आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर ऑलमोस्ट जितनी भी लैंड फॉर्म्स है वो सारी की सारी दिख जाएंगी। उसके बाद है रिया और कोच। रिया एक तटीय खाड़ी है जो हिम नदी रहित नदी घाटी के आंशिक जलमग्न होने से बनती है। जब एक डूबी हुई नदी घाटी जो समुद्र में खुलती रहती है उसको हम रिया के नाम से जानती हैं। एक छोटी सी खाड़ी का प्रवेश द्वार होता है जिसमें प्रवेश द्वारा सुरक्षित या सीमित होता है, या किसी छोटी नदी अन्य छोटे जलाशय निकास का प्रवेश द्वार भी हो सकता है। खाड़ियाँ आमतौर पर नरम कटाव के कारण बनती हैं। एक खाड़ी आमतौर पर 1000 फीट से कम चौड़ी होती है और इसमें बहुत छोटी और इससे भी छोटी हो सकती है। कभी कभी इसका जो व्यास है 100 फीट से भी कम होता है। तो आप लोगों के सामने ये जो एक एग्जाम्पल है वो है रिया का, आप लोग देख सकते हो रिया का। और जो ये है ये एग्जाम्पल है कोव का। ठीक है। ये देखो ये अंदर वाला पार्ट है जो ये समुद्र है, मगर ये इसका अंदर वाला पार्ट है जहाँ पर पानी आपका इंटरेक्ट कर रहा है। उसके बाद जियोस या ग्लूब्स, जिसको ब्लो होल्स या समुद्री गीजर बोलते हैं। ये क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो अंदर गुफा बन जाती है
और चट्टान की जो संरचना होती है इतनी अच्छी नहीं होती, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो आपका जो छत होती है उसको तोड़ के, जो जब भी पानी इसके अंदर घुसता है केव्स के अंदर या क्लिफ्स के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में पानी बाहर की तरफ फैलता हुआ दिखाई देगा आसपास के क्षेत्र में। तो इसको हम ब्लो होल्स बोलते हैं। ठीक है। और ये ग्लूप्स क्या होता है, ग्लूप्स जब आपकी कोई भी केव्स सर्च करती है और उसमें बहुत सारे कट आ जाते हैं, तो क्या होता है कि पानी एक स्पीड के साथ इसके अंदर से बाहर निकलता है। इसको हम ग्लोब के नाम से जानते हैं। आप लोगों ये खाई और छेद का एग्जाम्पल देख सकते हो कि किस प्रकार से इसके अंदर से लगातार पानी अंदर जाता है और बाहर की तरफ निकल जाता है एक छेद के अंदर से। ठीक है। उसके बाद खाई संकीर्ण गहरे निशान होते हैं जिसमें लहरों की क्रिया द्वारा चट्टानों को मौजूदगी कमजोर और ऊर्ध्वाधर तलों के माध्यम से शीर्ष की ओर अपरदन के कारण बनते हैं। आप लोग ये देखो कि लगातार यहाँ पर क्या होता है, अपरदन होता है, परंतु ये जो चट्टानें होती हैं, ये वाली चट्टानें होती हैं, ये खड़ी की खड़ी रहती हैं, इनके ऊपर कोई भी अपरदन नहीं होता, जिसकी वजह से ये आपका कोई भी एक खाई के रूप में हमें दिखाई देने पड़ता है। नाला और खाड़ी, क्रीक, पानी की एक प्राकृतिक धारा जो सामान्यतः नदी से छोटी होती है और असल अक्सर में नदी की सहायक नदी होती है, उसको हम क्रीक बोलते हैं। क्रीक मुख्य रूप से एक संकरा सुरक्षित जलमार्ग होता है, विशेष रूप से तट रेखा में बना एक प्रवेश द्वार या दलदल से बनी हुई एक नहर होती है। जबकि इनलेट क्या होता है, तट रेखा का एक अंतर्भाग होता है जो आमतौर पर लंबा और संकरा होता है, जैसे कि एक छोटी खाड़ी या भुजा, जो अक्सर खारे पानी के एक बंद निकाय जैसे कि डमरू मध्य या खड़ी लैगून या दलदल प्रकार का होता है। तो आप लोगों के सामने ये एक एग्जाम्पल है नाला का, और जो ये है आपका प्रवेश द्वार का, जिसमें दोनों तरफ क्या है, आपका लैंडफॉर्म्स है। और यहाँ पर जैसे हम कोई भी एक मार्ग बना देते हैं पानी के निकलने के लिए, तो इस प्रकार से जो समुद्रों के आसपास क्या होता है, आपकी ये जो स्थलाकृतियाँ हैं बहुत देखने को मिलती हैं। उसके बाद है समुद्री भू आकृतियाँ निक्षेपण से जो बनती हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियाँ, और अभी हम बात करेंगे आपकी निक्षेपण से। जब पानी अपनी ऊर्जा को खो देता है तो वो अपने साथ जो भी चीज़ लेके आता है उसको जमा कर देता है, और जो जमा हुआ तलछट के संचय से तट के ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। जैसे कि जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें आप लोगों को सामने एक एग्जाम्पल है, बीच तट बनता है, दूसरा टोम्बलो बनता है, तीसरा टाइडल इनलेट बनता है, मतलब आप लोगों को अंदर जाने के है, और ये एक बैरियर बनता है, बैरियर स्पिट बनता है, लेगुन्स बनता है, बे बैरियर बनता है, वे बिल्ड टेरेस बनते हैं, वे कट प्लेटफॉर्म बनते हैं। तो ये बहुत सारे बनते हैं। ठीक है। समुद्री तटों पर उन पदार्थों से बनते हैं जो कहीं और आकर समुद्र द्वारा जमा किए जाते हैं। ठीक है। जो लहर आती है उनकी ऊर्जा सीमित होती है, इसलिए ये अक्सर खाड़ियों जैसे सुरक्षित क्षेत्र में बनते हैं। जो आपकी कंस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं वो समुद्र तटों का निर्माण करते हैं, क्योंकि उनमें तेज बहाव और कम वापसी बहाव होता है। जो रेतीले समुद्र तट आमतौर पर खाड़ियों में पाए जाते हैं जहाँ पानी उथला होता है और लहरों की ऊर्जा कम होती है, तो कंकड़ वाले समुद्र तट अक्सर उन स्थानों पर बनते हैं जहाँ अक्षरण या अक्षरण होता है और जहाँ अधिक ऊर्जा वाली लहरें होती है। मतलब अगर कम ऊर्जा होगी तो उस कंडीशन में मैदान बनेगा, अगर अधिक ऊर्जा होगी तो वहाँ पर कंकड़ वाला मैदान बनेगा। तो समुद्र तट के अनुप्रस्थ आकार को के बीच को प्रोफाइल कहते हैं। प्रोफाइल में कई भार होते हैं जिनको हम भ्रम कहते हैं, उच्च ज्वार और तूफानी ज्वार की रेखाओं को दर्शाते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार की जो आपकी स्थलाकृतियाँ बनती है, पहले ये थूक और हुक। स्पिट, भूमि से समुद्र से निकले हुए रेत या कंकड़ के एक लंबे हिस्सों को कहते हैं स्पिट। तब बनते हैं जब भू आकृति में परिवर्तन होता है या कोई नदी मुहान होता है। इस प्रकार एक थूक बनता है, तलछट का परिवर्तन तटवर्ती भाव द्वारा होता है। तट रेखा के आकार में परिवर्तन होता है, दो निक्षेपण होता है, पदार्थ एक लंबी पतली लकीर जमा हो जाती है, इसे थूक कहते हैं। एक लंबी लकीर जमा हो जाएगी, हवा की दिशा में बदलाव, एक मुड़ा हुआ सिरा बन जाता है, और लहरें रेतीली टीले को पार नहीं कर सकती, इसलिए इसके पीछे का पानी बहुत सुरक्षित रहता है जहाँ पर गाद होकर इसे दलदल बनाता है। तो आप लोगों के सामने जो लॉन्ग शोल ड्रिफ्ट ये दिखाया गया है बैंगनी कलर में। उसके बाद ये साल्ट मार्शिज है, रिवर माउथ है, रिवर आ गई है। तो यहाँ पर जो सेंड स्पिट विद हुक्ड एंड, जैसे आपका हुक होता है वैसे बनता है। सेकेंडरी विंड एंड वेव डायरेक्शन, उसके बाद प्रिवेलिंग विंड एंड वेव डायरेक्शन, तो ये बनते हैं रेत के टीले और लेगून और अवरोध। कभी कभी क्या होता है, एक रेतीली पट्टी
खाड़ी के आर पार फैलकर दो चट्टानों को आपस में जोड़ जोड़ देती है। इस भू आकृति को रेतीली पट्टी बोलते हैं, जिस प्रकार से ये बन गई है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रेतीली पट्टी के पीछे उथली समुद्र बन जाती है, जिसको हम लैगून बोलते हैं। ये वाली जैसे कि चिल्का लेक है, उसको लैगून झील के नाम से भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सॉरी इंडिया के अंदर पाई जाती है। जो लैगून हमेशा नहीं टिकती और गाद से भर सकती है। अवरोध जल के ऊपर स्थित रेत की पट्टी का ही एक रूप होता है। मतलब ये जो जल की पट्टी होती है, टोम्बलो डंप बोल, टोम्बलो क्या होते हैं, एक रेतीले जल डमरू मध्य होते हैं। कभी कभी द्वीप टोम्बलो नामक एक रेतीली पट्टी द्वारा मुख्य भूमि से जोड़े जाते हैं। तो ये देखो, ये आप लोगों को स्पिट हुक और लॉक, ठीक है, सी आइलैंड, ये टोम्बलो होते हैं जो आपके आइलैंड को रेत के माध्यम से जोड़ते हैं। तो ये टूट सकते हैं। यदि दो द्वीप को एक छड़ के साथ जोड़ जाए तो उसको डंप बोल बोलते हैं। दो द्वीपों को एक छड़ के माध्यम से, मतलब दो, अगर दो द्वीप होंगे उनको एक छड़ माध्यम से, ये बैरियर आइलैंड है, ये इनलेट है, ये बेमाउथ बार है, ये लेगून्स है, ये बे है। तो समुद्री रेत और टीलों की पट्टियाँ, जो तटीय प्रदेश तटवर्ती हवाओं के बल से बड़ी मात्रा में तटीय रेत भूमि की ओर धकेल दी जाती है, जिससे विस्तृत समुद्र टीले बनते हैं, जो टीलों की पट्टियों में फैल जाते हैं। जो अंतर्देशीय क्षेत्र में उनका विस्तार खेतों, सड़कों और यहाँ तक कि पूरे गांव में को भी निकल जाता है। तो आप लोग जब इसको देखोगे तो इसमें बर्म क्रिस्ट, नीफाइटाइड, श्वास लाइन, श्वास जोन, बीच फेस, बर्म और फोर ड्यून्स, ये आप लोगों के ये हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे ड्यून्स, बर्म्स, बर्म क्रिस्ट, बर्म बैकशोर, फोर शोर। तो आप लोगों की सारी जो स्थलाकृतियाँ हैं यहाँ पर देखने को मानचित्र के माध्यम से दिख जाएंगी। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये वीडियोस मुख्य रूप से जियोमॉर्फोलॉजी वालों के लिए भी अच्छी है, और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।